गुड मॉर्निंग साथियों। आई एम योर वाटरशेड ट्रेनर। मैं आज आपको मेरे @NRM वाला चैनल के माध्यम से दोस्तों आज जो गहराई से एक डीपली आपको एक वाटरशेड का एक महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर गेबियन के बारे में बताने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप इस पूरे वीडियो को देखेंगे और ये भी है कि आपको बड़ा आसानी से मैं समझाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों आज हम जो बात करने वाले हैं वो गेबियन स्ट्रक्चर की है और ये जो स्ट्रक्चर है इसका क्या पैरामीटर्स होते हैं, कौन सी ड्रेनेज पे बनाया जाता है, इसका ऑर्डर क्या होता है, आज हम लोग जो है जानकारी से समझेंगे। तो चलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो होता है एक नाला उपचार का एक गतिविधि होता है जिसको हम लोग ड्रेनेज ट्रीटमेंट का एक पार्ट बोल सकते हैं। तो इसको बनाने का जो उद्देश्य होता है वो उद्देश्य ये है कि जो गेबियन संरचना होता है वो अगर हम बात करें कि कितने हेक्टेयर के क्षेत्रफल में बनाया जाता है तो ये 50 से 500 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में बनाया जाता है। यानी कि अगर 50 हेक्टेयर से आपका जो कैचमेंट एरिया है कम है, 50 हेक्टेयर से कम है, तो वहाँ पर हम लोग जो है गेबियन स्ट्रक्चर नहीं बनाते हैं। और इवन अगर 500 हेक्टेयर से ज़्यादा भी है तो भी हम लोग गेबियन नहीं बनाते। क्यों? क्योंकि उसका जो मेन कारण है कि आप देख रहे होंगे कि इमेज के माध्यम से कि जो गेबियन संरचना बनती है वो अगर ज़्यादा पानी के बहाव में बनाया जाता है तो उसकी वजह से भी जो है समस्या हो सकती है। तो इसलिए जो है हम लोग 50 से 500 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में ही इसको बनाते हैं। इसका उद्देश्य अगर बात करें तो मुख्य उद्देश्य जो होता है वो पानी की गति को कम करता है, क्योंकि जब हम लोग एरिया ट्रीटमेंट के जो गतिविधि करते हैं जैसे कि आपने SCT प्लांटेशन ये सारी चीज़ों के बारे में सुना होगा। और दूसरा ये है कि जब हम ड्रेनेज में इसको सेकेंड ऑर्डर की स्ट्रीम में बनाते हैं तो ये होता है कि भूमि के कटाव को भी रोकता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि अगर पानी की गति को अगर कम करेगा तो पानी का जो है बहाव कम होगा और बहाव कम होने की वजह से जो है जो सॉइल इरोजन होता है वो भी कम होता है और बहती हुई जो मिट्टी होती है उसको रोकेगा। तो इसकी वजह से क्या होगा कि आप देखते होंगे कि बहुत सारे जो सरकार या फिर प्राइवेट या किसी भी डोनर एजेंसी के द्वारा कोई स्ट्रक्चर जब बनाए जाते हैं, बड़े बड़े बैराज हो गए, बड़े बड़े चेक डैम, तो वो क्या होता है कि उनमें गाद भरने की वजह से जो है वो स्ट्रक्चर जो है फेल हो जाते हैं। फेल होने का मतलब ये है कि वो स्ट्रक्चर जो है बराबर काम नहीं करते हैं। जितना हम लोग वाटर स्टोरेज की बात करते हैं, जितना क्यूबिक मीटर की बात करते हैं, तो गाद जमा होने की वजह से जो है वो पानी का स्टोरेज नहीं कर पाते हैं। तो ये गेबियन जो है बड़ा ही कारगर होता है, उसमें ये जो है पहले ही उसको रोक लेता है। तो इसकी वजह से जो है कभी भी गाद नहीं बढ़ती है। दूसरा ये कि जब वेलोसिटी को कम करता है तो ज़मीन में जो है पानी उतरता है और उसकी वजह उसके कारण से या इसके फ़ायदों की वजह से जो है हमारा जो वाटर लेवल की हम लोग बात करते हैं वो भी अच्छा बना रहते हैं। तो ये गेबियन के कई अनेक सारे उद्देश्य हैं, क्योंकि अगर हम ज़्यादा लंबे समय तक किसी पानी को होल्ड करते हैं तो संभावित है कि उसका जो है पानी रुकने का जो समय है वो भी लंबे समय तक बना रहेगा। आगे हम लोग अगर दोस्तों देखें तो सेकंड ये है कि इसका साइट सिलेक्शन कैसे करना चाहिए। तो साइट सिलेक्शन में ये है कि आप ऊपर की इमेज में देख रहे होंगे जहाँ लेज़र पॉइंट है कि हम साइट सिलेक्शन वहीं करते हैं जहाँ पर अगर नाले का जो बैंक है, एम्बैंकमेंट है, वो मजबूत होता है। और मजबूत होने के साथ साथ क्या है कि जो आसपास के खेत हैं वो खेत में भी जो है पानी ना भरे। तो ये जो है हम लोग जब साइट सिलेक्शन करते हैं तो उस समय ये ध्यान रखते हैं कि जो किनारे हैं वो मजबूत होना चाहिए। और इसके अलावा जो है अगर हम इसकी थ्योरी भी देखें तो ये है कि किसी भी गेबियन संरचना का जो जलग्रहण क्षेत्र होता है वो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, 50 हेक्टेयर से जो है वो 500 हेक्टेयर तक जो होना चाहिए। और ये है कि जो जलग्रहण क्षेत्र है मतलब कि आपका
जो ट्रीटेड एरिया होता है वो लगभग 4 से 5 हेक्टेयर के आसपास हो सकता है, मतलब इसको हम 2 हेक्टेयर से 5 हेक्टेयर के आसपास में मानते हैं। इसके जो नाले के किनारे होते हैं वो सुदृढ़ होते हैं, मतलब मजबूत होना चाहिए, और नाले के किनारे इतने ऊंचे होना चाहिए कि अधिकतम वर्षा जब भी आए, मतलब हम जो फ्री बोर्ड छोड़ते हैं वो फ्री बोर्ड छोड़ भी सके और उसकी वजह से जो है कभी भी आपका नाले का किनारा तोड़कर कभी ना जाए। ढलान जो है वो कम होना चाहिए, मतलब अगर हम अप स्ट्रीम में बात करें तो ढलान कम होगी, तो क्या होता है कि जो संग्रहित वाटर है, मतलब जिसका बैक वाटर है, वो ज़्यादा दूर तक बना रहता है। और इसके साथ साथ में जो है गेबियन का जो ऊपर का तल होता है वो पारगम में अगर है तो उसकी वजह से क्या है, रिसन होता है, तो भूजल भंडारण में भी वृद्धि होती है। तो ये बहुत सारे ऐसे आपने देखा कि ये साइट सिलेक्शन को लेकर जो है ज़्यादातर चीज़ें होना चाहिए, क्योंकि अगर साइट सिलेक्शन आपका अच्छा है तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपने जो स्ट्रक्चर बनाया है वो लंबे समय तक टिक सकता है, उसका फ़ायदा हो सकता है। अदरवाइज़ क्या होगा कि साइट सिलेक्शन अच्छा नहीं होगा तो कितना भी आप उसमें कॉस्टिंग लगा दें तो कोई मतलब वाली बात नहीं होती है। तो ये एक अच्छा उपाय है कि हम साइट सिलेक्शन कैसे करें गेबियन को लेकर। इसके बाद में अगर जैसे कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो कंस्ट्रक्शन क्या होता है कि 2 तरीके से कंस्ट्रक्शन किया जाता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि पहले जो है आपका फाउंडेशन खोद देते हैं और उसके बाद में फाउंडेशन के बाद में जो है जाली बिछा कर उसमें जो है पत्थर रखते हैं और फिर जाली को जो है आसपास से चिपकाने की कोशिश करते हैं। और इस दूसरा ये भी होता है कि कुछ लोग जो है लकड़ियाँ लगा देते हैं, मतलब बक्से बना देते हैं और बॉक्स में फिर जो है पत्थर डालते हैं। तो क्या होता है कि जो फिनिशिंग की हम लोग बात करते हैं तो जो बॉक्स बना रहता है, जाली आपका लगा हुआ है, तो इसके साथ साथ इसके अंदर हम जितना भी अगर पत्थर डालेंगे तो वो ऑटोमेटिक जो है वो फिनिशिंग मेंटेन कर लेता है। तो दोनों तरीके हैं, जिस तरीके से भी अगर स्किल लेबर है और वो कर सकती है तो इसे जो है किया जा सकता है। बस खासकर हमको ध्यान क्या रखना है कि जब गेबियन का बॉक्स बनाते हैं तो हमको उसके अंदर एंकल डालना है। एंकल अगर डालते हैं और गेबियन की जाली को जो है एक दूसरे से, मतलब अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम साइड से अगर ऐसे बांध के रखता है अगर किसी भी संरचना को, किसी भी जाली को, तो इसकी वजह से क्या होगा कि जितना भी अगर मान लीजिए कि इन फ्यूचर अगर पानी का बहाव तेज भी होता है तो वो क्या है कि आपका स्ट्रक्चर जो है अपना ग्रेविटी बना कर रखेगा, मतलब खुद का जो डेड लोड होता है, जो स्ट्रक्चर का डेड लोड होता है, खुद का लोड होता है, वो भी जो है बना कर रखता है। तो वो हमें ज़्यादातर ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसके बाद में अगर देखें कि जो नींव है वो नींव कितनी खोदी जानी चाहिए, तो कम से कम जो है 30 से 60 सेंटीमीटर के आसपास नींव को खोदें। और ये भी होता है कि कभी कभी मतलब कड़क मिट्टी जल्दी आ जाती है तो हमें फिर कड़क मिट्टी के बाद में नहीं खोदना है। और इसके बाद में जो मुख्य दीवार होती है जिसको हम लोग हेड वॉल बोलते हैं, तो वो हेड वॉल जो है वो हेड वॉल आपका 2 मीटर तक ही हम लोग रखें। मतलब अगर हाइट की बात करें तो ज़्यादातर लोग हम या कोशिश करते हैं कि 1 मीटर हाइट रखें, क्योंकि ज़्यादा ऊंचा जब हम लोग कोई सिंपल गेबियन बनाते हैं तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। बट अगर आप स्टेप वाला गेबियन बना रहे हैं तो फिर उसको जो है 50-50 सेंटीमीटर के आप स्टेप भी दे सकते हैं। अगर इसमें हम थ्योरी में बात करें कि जो संरचना की मुख्य दीवार को नाले के एक किनारे से दूसरे किनारे तक बनाना चाहिए। आमतौर पर दीवार की ऊंचाई हर जगह बराबर रखी जा सकती है, लेकिन अगर ये आवश्यक हो तो नाले का अधिकांश प्रवाह बीच के हिस्से के ऊपर से गुजरे तो बीच में ऊंचाई कम करके निकास दिया जाना चाहिए। 2 मीटर ऊंचाई वाली दीवार की चौड़ाई 1 मीटर रखनी चाहिए और 2 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली दीवार को सीढ़ी नुमा बनाया जाना चाहिए। हर 2 मीटर उतरने पर एक पाया दे, हर कदम पर चौड़ाई 1 मीटर रखे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हम गेबियन बना रहे हैं वो गेबियन को कोशिश करें कि 1 मीटर तक का बनाए, परंतु अगर इसको अगर 2 मीटर के हाइट तक ले जा रहे हैं तो फिर आपको क्या करना होगा कि स्टेप वाला गेबियन बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसकी वजह से जो है हम ये नहीं चाहते हैं कि आपका गेबियन जो है रिस्क जोन में रहे।
तो इसकी जो किनारे की दीवार है वो मुख्य दीवार के ऊपर से बहने वाले पानी के किनारों का जो कटाव होता है वो ना हो, और उसे रोकने के लिए जो है आपकी साइड की दीवारें जो बनाई जाती है वो ऊपर होनी चाहिए, मतलब फ्री बोर्ड से भी ऊपर होना चाहिए। और जहाँ नाले से मिलती है वहाँ 90 डिग्री के कोण पर दोनों तरफ किनारे की दीवारें बनाई जानी चाहिए। इन दीवारों की ऊंचाई मुख्य दीवार से उतनी ही अधिक होना चाहिए जितना गहरा नाले में अधिक पानी का बहाव है। मतलब जो पीक फ्लो होता है, जो हम फ्री बोर्ड की बात करें, उतना फ्री बोर्ड जो है इसमें छोड़ा जाना चाहिए। यानी अगर मुख्य दीवार की ऊंचाई 2 मीटर की और पीक फ्लो का ऊंचाई 1 मीटर का है, तो किनारों की दीवारें जो है, मतलब किनारों की दीवारों से आप समझिए कि साइड वॉल, तो साइड वॉल की जो है ऊंचाई फिर हमारे पास में लगभग 3 मीटर के आसपास होना चाहिए। अभी हम समझते हैं कि ये आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से जो है सीढ़ी नुमा बना हुआ है। ये गेबियन है, ये इसके कंपोनेंट होते हैं। हम जो साइड वॉल बोल रहे हैं ये साइड वॉल है, और ये जो है ये एक्सटेंशन वॉल इसको बोलते हैं। और ये जो है यहाँ से यहाँ तक आप देख रहे हैं ये जो है ये हेड वॉल होता है या मेन वॉल बोलते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया होता है इसको एप्रॉन बोलते हैं। और ये जो है आपका नींव वाला हिस्सा है। इसको अगर अलग अलग कंपोनेंट में देखेंगे तो ये लिखा है मुख्य दीवार का विस्तार, इसका मतलब है एक्सटेंशन वॉल है। ये किनारे की दीवार मतलब आपका साइड वॉल हो गया। अभी ये मुख्य दीवार जो है इसको हेड वॉल बोलते हैं, और ये जो है किनारे की दीवार जो है आपकी साइड वॉल हो गई। वैसे ही जो हमने अभी आपको LHS में बताया था, ये एप्रॉन है जिसको बिछोना भी बोलते हैं, और ये जो है नींव है। तो इस तरीके से दोस्तों हम गेबियन बनाते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि ये आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हम गेबियन के पार्ट 2 में जानेंगे कि कैसे इसको वीडियो के माध्यम से देख के बनाया जा सकता है और इसमें क्या क्या बारीकियां रखी जा सकती हैं। तो जय हिंद दोस्तों।